हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आ चुकी हैं और इसी रिलेटेड हम एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसको जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहाँ से शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनाइटेड नेशंस पे रहेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के सेक्शन में दो सेपरेट टॉपिक्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो अप्रोच है थ्रू आउट दिस एमसीक्यू सीरीज़, जो मेरा अप्रोच रहेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपका एक टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाए। और इसीलिए मैंने इसमें जो ऑप्शंस भी रखे हैं वो किसी न किसी तरह यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की मेन ऑर्गन्स में से इनमें से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहली बात, यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑर्गन्स हैं। उन 6 ऑर्गन्स में से पहली हमारे पास जनरल असेंबली है, दूसरी हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरी हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, चौथी हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और छठी हमारे पास जो है वो पांचवी जो हमारे पास है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और छठी जो है वो सेक्रेटरेट है। ओके, तो ये 6 ऑर्गन्स जो हैं, मेन 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो जनरल काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन नहीं है। ओके, सो यू विल टिक द फोर्थ वन। दिस इज एक्चुअली नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से आपके ये 6 ऑर्गन्स भी रिवाइज हो गए। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशंस? अब ये वीटो पावर क्या है और कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सरसाइज नहीं करती है? तो देखें, यूनाइटेड नेशन जो है, एज आई टोल्ड यू, इसमें 6 ऑर्गन्स हैं। और जब मैंने आपको दूसरी ऑर्गन की के बारे में बताया जिसका नाम सिक्योरिटी काउंसिल है, ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 15 मेंबर्स हैं। इन 15 मेंबर्स में जो 5 मेंबर हैं वो परमानेंट हैं, और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट है। इट मीन्स ये 10 चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये 5 जो ये परमानेंट है जब से यूनाइटेड नेशंस बनी है। ओके, तो अब जो ये 5 मेंबर्स हैं, इन 5 मेंबर्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर होता है जिसको वीटो पावर कहा जाता है। अब इस वीटो पावर का मकसद ये है कि ये 5 लोग हैं, अब इनको किसी बात पर डिसीजन लेना है। अगर एक इंसान को भी, एक बंदे को भी इस डिसीजन से सहमति नहीं है और वो इसको अपोज करता है, तो ये 4 मिलके भी इस पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसी तरह का कुछ जो हम कह सकते हैं बात जो है वो वीटो पावर से है, कि यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई फैसला लेना होता है और जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, आ, उनमें से एक भी कोई ऐसा मेंबर हो जो उसके अगेंस्ट चला जाए, तो फिर उस चीज पे फैसला नहीं लिया जा सकता। ओके, सो दिस इज वीटो पावर। वीटो पावर इज एक्चुअली अ नेगेटिव पावर। ओके, ये चीजों को होने से रोकता है। ओके, सो इट्स ए नेगेटिव पावर। अब कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं? सबसे हमारे पास पहले यूएसए है, उसके बाद हमारे पास रशिया है, उसके बाद हमारे पास चाइना है, उसके बाद हमारे पास फ्रांस है, और फिर ब्रिटेन है। ओके, तो आप इसको एक एक्रोनियम से याद रखते हैं, क्रैब, CRABF। चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इस तरह से अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस? तो यहाँ पे देखो, चाइना भी करता है, हमारे पास रशिया जो है वो भी करता है, यूएसए भी करता है, तो इंडिया जो है वो वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है और वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है। ओके,
So moving to our next question, question number 3. Which of the following is not an official language of United Nations? तो यूनाइटेड नेशन जो है उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। तो हमें देखना है कि इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस में देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देयर इज चाइनीज, देयर इज रशियन, there is French, there is Arabic, there is English, and there is Spanish. Okay, so there are 6 official languages in United Nations, and यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि पर्शियन जो है, पर्शियन को आप टिक करेंगे क्योंकि पर्शियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, जब यूनाइटेड नेशंस का सेशन होता है तो इन सारी लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशंस होती हैं, इसीलिए उनके वो कानों में माइक लगे होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो वो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए होता है कि दूसरा बंदा बोल क्या रहा है एक्चुअली। ओके, सो या देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन यूनाइटेड नेशंस, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड ऑन। तो एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जिसका नाम था डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। तो हमें बताना है कि ये कब साइन किया गया था। तो देखें, जो ये डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस था, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 14 देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं कि जो 14 अगस्त 1941 को क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ये एक चार्टर साइन करते हैं 14 अगस्त 1941 को, जिसको नाम दिया जाता है एटलांटिक चार्टर। ओके, एटलांटिक चार्टर। और इस एटलांटिक चार्टर में क्या करते हैं, एक पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर विजन लाते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से चीज़ें मैनेज होगी और क्या करना चाहिए। ओके, तो इसमें 8 प्रिंसिपल्स थे और उन 8 और डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था कि एक दूसरे की टेरिटरीज में हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है। ओके, तो ये 8 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं हो रही है। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एटलांटिक चार्टर के बारे में पता चल गया और एटलांटिक चार्टर पहला स्टेप था यूनाइटेड नेशंस को बनाने का। ओके, सो अब होता क्या है, 26 जनवरी 1942 को क्या होता है कि एलाइड पावर्स जो थे, एलाइड पावर्स मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एक्सिस और एलाइड पावर्स के बीच में था। ओके, एक्सिस पावर्स एंड एलाइड पावर्स। और एक्सिस पावर में कौन थे, हमारे पास जर्मनी था, इटली था, जापान था, जो बाद में हार गया। एलाइड पावर्स में कौन थे, यूएसए था, रशिया था, हमारे पास ब्रिटेन था, फ्रांस था। ओके, तो ये जो एलाइड पावर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मिले और इन्होंने क्या किया, वाशिंगटन में इस एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करने का डिसाइड किया। ये 1942 में मिले जनवरी में। कौन, एलाइड पावर्स वाशिंगटन में मिले। वाशिंगटन यूएसए का कैपिटल है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करेंगे और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो उसी डिक्लेरेशन को कहा गया, उसी डिक्लेरेशन को मतलब उसी डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं और यही डिक्लेरेशन जो थी ये साइन हुई कब, 1942 26 जनवरी। ओके, तो ये डिक्लेरेशन किस लिए थी, एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करने के लिए, और ये एलाइड पावर्स ने साइन की थी। ओके, सो और यहाँ पे एक और डेट जो है हमारे पास 24 अक्टूबर 1945। तो असल में इस दिन यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप याद रखें 24 अक्टूबर 1945। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जी, ये टर्म है ना यूनाइटेड नेशन, ये टर्म जो यूनाइटेड नेशन है ये दी है इन्हीं प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने।
फ्रैंक डी रूसवेल्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस। तो आप बताएंगे कि फ्रैंक डी रूसवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वाई 26 जून 1945 इज एन इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ऑप्शन देखते हैं। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, कि इस दिन सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो इसको आप अवॉइड करें थोड़ा। दूसरा ऑप्शन है, यूएन चार्टर वाज साइन ऑन दिस डे, यूएन डे इज सेलिब्रेटेड, ऑल ऑफ द अबो। तो देखें, जो 26 जून 1945 है, इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन ओरिजिनली यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो साइन किया गया था। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब कितने लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है। तो 50 लोगों ने किया था, 50 कंट्रीज, 50 लोग मतलब 50 कंट्रीज। ओके, 50 नेशंस, 50 स्टेट्स, 50 कंट्रीज ने 26 जून 1945 को क्या किया, यूएन चार्टर को साइन किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 अक्टूबर को पोलैंड ने भी किया। ओके, 26 जून को नहीं किया, लेकिन 15 अक्टूबर को किया। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ओरिजिनली यूनाइटेड नेशंस के 51 मेंबर्स है जिन्होंने चार्टर साइन किया। लेकिन अब आपको ये पूछा जाए कि 26 जून 1945 को कितने लोगों ने यूएन चार्टर साइन किया, तो आप कहेंगे कि 50 कंट्रीज साइन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन 26 जून 1945। ओके, यूएन डे सेलिब्रेट नहीं होता है इस दिन, सेकेंड वर्ल्ड वार इस दिन खत्म नहीं हुआ, और ऑल ऑफ वो तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी। तो देखो, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऑर्गन है, लाइक ये दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जनरल असेंबली के बाद। तो इसमें क्या है, अब इसमें ये भी मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 15 है। ओके, बट 1965 तक जो ये यूएनएससी थी, इसकी स्ट्रेंथ थी 11। ओके, और 1965 में क्या हुआ, इस 11 को इन्होंने बाद में 4 ऐड कर दिए, और ये आज इसकी स्ट्रेंथ 15 है। तो ये भी आप याद रखें कि ये एडिशन नॉन परमानेंट मेंबर्स में हुई थी। मींस कि उस टाइम पे 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, तो मींस 11। तो इसका मतलब इन्होंने नॉन परमानेंट मेंबर्स में क्या किया है, 4 और ऐड किए हैं। तो आज इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 15 है। ओके, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो थी वो 11 थी, और ये 1965 तक रही, उसके बाद चेंज की गई। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सस्पेंडेड ऑपरेशन सिंस 1994। जैसा मैंने आपको बताया कि देयर आर 6 ऑर्गन्स, लेकिन इनमें से एक ऑर्गन अब ऐसी भी है जो अब फंक्शंस नहीं करती, जो ऑपरेशंस नहीं करती, जो अब इनएक्टिव है। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो जर्मनी, इटली, जापान और बाकी कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज़ थी वो बहुत सारी एक तरह से उनके चंगुल से निकल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने एक एक ऑर्गन बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रस्टशिप काउंसिल। और इस ऑर्गन का काम क्या था कि वो सारी टेरिटरीज़ जो एक तरह से आज़ाद हो गई हैं कॉलोनाइजर से, उनकी देखभाल की जाए, क्योंकि वो इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की तरह लाइक ऑपरेशंस कर सके, या फिर हम कह सकते हैं कि सरवाइव कर सके। ओके, तो इसलिए ट्रस्टशिप काउंसिल का यही ऑब्जेक्टिव था कि उन सारी टेरिटरीज़ की देखभाल करना जो न्यूली बिल्कुल कॉलोनी से आज़ाद हुई हैं। ओके, लेकिन 1994 तक क्या हुआ कि सारी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। और 1994 में लास्ट टेरिटरी जो थी वो थी पलाव। ये खाने वाली पलाव नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक
टेरिटरी थी जो ट्रस्टशिप काउंसिल के अंडर आती थी, और अब ये एक फुल फ्लेज्ड कंट्री है। बहुत छोटी सी कंट्रीज़ है, बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनी है। तो या 1994 के बाद यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रस्टशिप काउंसिल ऑर्गन थी, उसने फंक्शंस उन ऑपरेशंस करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया था। तो अब ये इनएक्टिव है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which among the following is not a specialized एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन? तो यूएन जो है इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इससे एफिलेटेड हैं, या जो इसी ने बनाई गई, इसी की द्वारा बनाई गई हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। तो देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये भी यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। तो ये चारों जो हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। ओके, तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन। ओके, so question number 9 is the present Secretary General of UN Secretariat of United Nations. थोड़ी लिखने में लाइक मिसटाइप हुआ है। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरेट। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस के, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 ऑर्गन हैं, उन 6 ऑर्गन में से सेक्रेटरेट एक ऑर्गन है। तो हमें बताना है कि सेक्रेटरी जनरल, इसका जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। तो सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो सेक्रेटरीट का जो होता है वो हेड होता है। ओके, सेक्रेटरीट का हेड जो होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो आज जो हमारे प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। ओके, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो पर यही है। ओके, एंटोनियो ग्यूटेरस। तो ये जो हैं जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये पुर्तगाल से हैं, पहली बात। ये दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। ओके, इसलिए मैंने इन पे 2 लिखा है। और इसके अलावा इनके बारे में एक और सेक्रेटरी जनरल के रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है कि ट्रिगवे लाए जो हैं ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ओके, ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। ओके, सो ट्रिगवे लाए वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, और ये थे नॉर्वे से। ओके, ट्रिगवे लाए जो थे ये नॉर्वे से थे। अब तीसरा नाम जो हमारे पास है यूथॉन्ट। यूथॉन्ट जो थे ये म्यांमार से थे, और ये पहले एशियन थे। ओके, तो देखें चीज़ें किस तरह से लिंक हो रही हैं कि चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपको नया दिखने को मिल रहा है, और यूएन से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बाकी के ऑप्शंस बेकार हैं। तो ये पहले एशियन थे। ओके, पहले एशियन थे यूथॉन्ट। और बाकी मून की जहाँ तक बात हम करें तो एंटोनियो ग्यूटेरस से पहले जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल थे वो बाकी मून थे, और ये साउथ कोरिया से थे। ओके, यस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशंस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरीट का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशंस का। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली नहीं होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होता है, और नन तो है ही नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सर्व्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। तो जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस के, एज आई टोल्ड यू, एक ऑर्गन है। तो उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने टाइम के लिए ऑफिस में रहता है? सो द ऑप्शन इज 1 ईयर। 1 साल के लिए वो ऑफिस में रहता है। ओके, सो हर साल एक नया प्रेसिडेंट चूज किया जाता है, और इस साल का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, और इस साल का जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो थे हमारे पास अरे यार, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं। ओके, तो इनकी जो टर्म होती है वो 2 साल के लिए होती है। ओके, सो इंडिया जो है वो कितनी बार यूनाइटेड नेशंस जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ही सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं, 8, 7, 3, 9, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो 8 बार इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और 8वीं बार कब इन्होंने ज्वाइन किया? जनवरी 2021। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर लोकेटेड इन। तो यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो जो आंसर है हमारा वो न्यूयॉर्क है। ओके, सो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑर्गन्स हैं? मैंने आपसे बताया 6, और उनमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग में। और हेग कहाँ पे है? हेग है हमारा नेदरलैंड में। ओके, तो बाकी सारी जो ऑफिसेज हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड में। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली आर डिसाइडेड बाय। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितनी भी डिस्कशंस होती हैं और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए कितने वोट्स होने चाहिए? ओके, तो द आंसर इज 2/3 मेजॉरिटी। जितने भी फैसले लिए जाते हैं, जितने भी रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, उसमें कम से कम 2/3 मतलब 2/3 जो मेंबर्स हैं उसके, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, उनका वोट होना चाहिए, तब जाके वो रेजोल्यूशन या फिर वो फैसला लिया जाएगा। ओके, उस पर काम किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं। ओके, 193 मेंबर्स हैं, हर मेंबर का एक वोट होता है। ओके, एक से ज़्यादा 193 मेंबर्स का मतलब है कि 193 कंट्रीज हैं। ओके, रिमेंबर दिस, और हर एक कंट्री का एक वोट होता है। ओके, और एक और फैक्ट इसी के रिलेटेड कि 2011 तक 192 मेंबर्स ही थे। ओके, लेकिन 2011 में क्या होता है कि साउथ सुडान एक नई कंट्री बन जाती है और ये बन जाता है 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूएन जो है वो अपने जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है जो हर साल किया जाता है, 1 साल के लिए। ओके, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट कौन है। तो प्रेजेंट सबसे पहले हम बाकी दो ऑप्शंस को देखते हैं। तो पॉल हेनरी स्पार्क जो थे, ये यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनी तब पहले प्रेसिडेंट जो थे वो पॉल हेनरी स्पार्क थे। ओके, अब वॉल्कन बॉजकिर जो थे ये 2020 में थे, 2020 और 21 में थे। ओके, ये इजिप्ट से हैं, ये इजिप्ट से थे। ओके, और प्रेजेंट जो है हमारे पास वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। ओके, अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और जो अब्दुल्ला शाहिद हैं ये हाँ, ये जो हैं ये मालदीव से हैं। ओके, सो ये प्रेजेंट हैं, ये इससे पहले थे और ये सबसे पहले थे। ओके, या सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। यूनाइटेड नेशंस असल में किस लिए बनाई गई थी, क्या मकसद था? क्या वो पीस और सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी? क्या वो एजुकेशन के लिए बनाई थी? क्या वो गरीबी को दूर करने के लिए बनाई गई थी? या फिर वो हेल्थ के रिलेटेड बनाई गई थी? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर फंक्शन होता है, तो इसका कोर फंक्शन जो था वो था पीस एंड सिक्योरिटी, कि दुनिया में अमन और शांति को बरकरार या फिर कायम रखा जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशंस
बनाई गई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ओके, बाकी भी इसके अलाइड फंक्शंस में आ जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो कोर फंक्शन है, वो पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करना है और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार से बचाना है। ओके, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो दुनिया रहेगी ही नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। तो एक तरफ ऑर्गन और दूसरी तरफ मेंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली, तो यूएन जनरल असेंबली जो है, सॉरी इसमें एक 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 करेक्शन है। तो यहाँ पे आप ये 54 को हटा के 193 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 54 नहीं है। तो यूएन जनरल असेंबली, तो पहले को पहला ही मैच हम कर सकते हैं 193, क्योंकि इसके मेंबर्स हमें बताने हैं। तो यूएन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जहाँ तक बात आती है, तो यहाँ पे एक 15 दिया गया है और एक P5 दिया गया है। तो इसके लिए हमें बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके कितने मेंबर्स होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं 15। देयर आर 15 जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। ओके, अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई तो सिक्योरिटी काउंसिल में P5 मतलब परमानेंट मेंबर्स, जो हमारे पास रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और चाइना है। ओके, तो बच गया सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। ओके, तो इस तरह से इसको हम करेंगे। ये तो है नहीं, 193 है, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरे को 15 और इसको ये वाला। ओके, या मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन यूनाइटेड नेशन, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन यूनाइटेड नेशन चार्टर इज। तो यूनाइटेड नेशन एक जो चार्टर है, जो मैंने आपको बताया कि 26 जून 1945 को साइन किया गया था, उसके कुछ चैप्टर्स हैं। तो हमें बताना है वो कितने हैं। तो उसके 19 चैप्टर, देयर आर 19 चैप्टर इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मैंने रखा है, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको आप देखेंगे तो ये आर्टिकल्स हैं। देयर आर 111 articles in the Charter of United Nations, but there are 19 chapters. Okay, so moving to question number 19, which conference adopted the United Nations Charter on 26 January 1945? कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है उसको अडॉप्ट किया गया? तो ये थी कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को। ओके, सैन फ्रांसिस्को में 2 महीने तक कॉन्फ्रेंसेस चलती रही और उसके बाद 26 जून 1945 को क्या किया गया? चार्टर यूएन का अडॉप्ट किया गया। ओके, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। ओके, और कैलिफोर्निया यूएसए में है। ओके, या मूविंग यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया? तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि 30 अक्टूबर को इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। ओके, 30 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन गया इंडिया एज ए मेंबर। ओके, अब यहाँ पे एक दो डेट्स और हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो 26 जून को क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन किया गया। ओके, 24 अक्टूबर को क्या है? यूएन डे सेलिब्रेट होता है। ऑफिशियली इसको बताया जाता है कि ऑफिशियली इस दिन यूनाइटेड नेशंस बन गई। ओके, और 30 अक्टूबर को मैंने आपको बता दिया कि इस दिन क्या है? इस दिन इंडिया ने ज्वाइन किया। ओके, तो यहाँ से भी आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स निकल आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड हम इस एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड हम सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, बट नॉट फ्रीक्वेंटली प्लीज़। you can call me on this number and you can ask me. Okay, so this was all about today. Thank you so much. I'll see you soon. Goodbye and take care.